अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नर पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास नंबर 12 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 11 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं जो पाकिस्तान स्टडीज़ के तमाम टॉपिक्स को डिटेल में कवर कर रहे हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा तो फिर प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस प्लेलिस्ट को आपने फॉलो करना है और उन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में सुनना है। हम पूरी आउटलाइन पाकिस्तान स्टडीज़ की स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं। तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और हर लेक्चर को सुनते हुए आपने नोट्स बनाने हैं ताकि जब लेक्चर्स हमारे खत्म हो तो पाकिस्तान स्टडीज का सब्जेक्ट वन पेपर एग्जाम के लिए आप 100% प्रिपेयर कर चुके हों। लेक्चर को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आप वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं और अपने आप को फ्री प्रिपरेटरी मटेरियल के साथ और अपडेट्स के साथ इन टच रखना चाहते हैं तो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। स्टूडेंट कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो लिंक काम ना करे तो इस नंबर पर सिंपली आपने कम्युनिटी लिखकर मैसेज कर देना है, आपको इस कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। हम डेली बेसिस पे फ्री प्रिपरेटरी मटेरियल भी वहां पर शेयर करते हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में और इसके साथ साथ तमाम अपडेट्स उस कम्युनिटी में शेयर की जाती हैं। लर्नर पाकिस्तान की टीम व्हाट्सएप पे आपके साथ उस कम्युनिटी के थ्रू इन टच रहती है। तो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आउटलाइन को आप एक नजर देख लें। जिस तरह हम हर लेक्चर में आउटलाइन को सबसे पहले ओवरव्यू करते हैं। हम अब तक तमाम टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं मां सिवाय ये ब्रिटिश पीरियड जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पीरियड है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 लेके 1858 तक जो है वो रहती है, 1858 तक। लेकिन जो ये मुगल पीरियड है ये 1857 में खत्म हो जाता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि मुगल्स जो हैं वो 1526 में आते हैं और 1526 से लेके 1707 तक इनका पीक पीरियड रहता है और उसके बाद 1707 से लेके 1857 की जंग आज़ादी में मुगल जो है वो कंप्लीटली मुगल एम्पायर खत्म हो जाता है और उसके बाद जो है 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहता है और फिर ब्रिटिश राज स्टार्ट हो जाता है। और ब्रिटिश राज को डिस्कस करते हुए हमने पाकिस्तान मूवमेंट पर अपना फोकस रखना है। तो आज का हमारा लेक्चर अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी या अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन सब कॉन्टिनेंट को रिलेट करेगा, उससे जो है वो रिलेटेड होगा। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आपने ये चीज रिकॉल करनी है कि हम मुगल एम्पायर को डिस्कस कर रहे थे। हमने 1526 से ज़हीरुद्दीन बाबर बैटल ऑफ पानीपत इससे डिस्कस करना स्टार्ट किया और हमने 1707 तक के पीरियड को डिस्कस कर लिया था। 1707 में आपको पता है कि औरंगजेब आलमगीर वन इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो जाते हैं और जो ग्रेटर मुगल्स का पीरियड है, जो 6 ग्रेटर मुगल्स का पीरियड है वो खत्म हो जाता है। तो 1707 की टाइमलाइन इस हवाले से इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी का टॉपिक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी हमने उस लेक्चर में देखा था कि सन 1600 में इस खत्ते में आ जाती है। तो सन 1600 की तरफ हम दोबारा से जाएंगे और चीजों को एक बार फिर ओवरव्यू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि स्टोरी को एग्जाम से रिलेटेड रखें। तो कहानी स्टार्ट होती है 1599 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन होती है और ये फॉर्मेशन होती है लंदन के अंदर। अब जब ये फॉर्मेशन होती है तो इस कहानी को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपकी एक इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन मैं यहां पर एड्रेस कर देता हूं ताकि चीजें आप स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझें और आसान तरीके से समझें। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनाई गई थी तो इनिशियली ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि जो ब्रिटिश एम्पायर है डायरेक्टली उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया और ऑफिशियली ब्रिटिश एम्पायर ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉन्च करके इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी को आप यूं अंडरस्टैंड करें कि ये एक प्राइवेट कंपनी थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी। दो कि इसको ब्रिटिश एम्पायर की बैकिंग जरूर हासिल थी, इसके पास बहुत से एक्सक्लूसिव राइट्स जरूर थे, लेकिन इनिशियली इसका पर्पस ट्रेडिंग था। इसकी किसी न किसी हद तक इसकी ख्वाहिशात में कॉलोनीज बनाने का जो ख्वाहिश है, जो एम है वो जरूर था, लेकिन इनिशियली ये ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे इस खित्ते में आई थी और यहाँ के एम्परर्स को इन्होंने अपीज करते हुए कभी भी ये शो नहीं किया कि ये कॉलोनीज बनाने की नीयत से आए हैं और ना ही कॉलोनीज के थ्रू ये अर्न करना चाहते थे। डेफिनेटली कॉलोनीज बना के इनका पर्पस तो फुलफिल होता, लेकिन ये ट्रेडिंग के पर्पस के साथ एक्सपैंड करते हैं और वक्तन फवक्तन ये इस खित्ते में अपना एक रूल कायम कर लेते हैं और बाद में ब्रिटिश एम्पायर जो है इस ईस्ट इंडिया कंपनी को नेशनलाइज कर लेता है और ब्रिटिश राज का आगाज होता है। तो एक चीज अंडरस्टैंड कर लें कि ब्रिटिश राज जो है वो 1858 के बाद स्टार्ट होता है। उससे पहले इस खित्ते में ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी है वो आके रूल एस्टैब्लिश करती है। अब एक खित्ते में जहां ऑलरेडी एक हुकूमत और एक बड़ा मजबूत और मुस्तहकम एम्पायर मौजूद है जो कि मुगल एम्पायर की सूरत में है और 1600 में हम ये देखते हैं कि ये कंपनी जो है इसकी
प्रॉपर फॉर्मेशन होती है और प्रॉपर ये जो है वो अपना ट्रेड स्टार्ट करती है। 1608 में ये बरसगीर पाको हिंद के खित्ते में इंडिया में आती है और उस वक्त आप जानते हैं कि जहांगीर का दौर हुकूमत चल रहा होता है और मुगल एम्पायर अपनी पीक पर होता है। अकबर द ग्रेट अभी कुछ अरसा पहले गुजरे होते हैं 1605 में और 1608 में उनका बेटा बैठा होता है। तो किस तरीके से एक प्राइवेट कंपनी यहां पर आके वहां की हुकूमत को ना सिर्फ हराएगी बल्कि किस तरीके से वो अपना एक रूल कायम करेगी, ये तमाम चीजें इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम फोकस्ड हम चीजों को डिस्कस करें। तो हमने ये चीज देख ली कि 1599 में जो है मुख्तलिफ ट्रेडर्स इकट्ठे होते हैं और उस वक्त मसालों की ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा ट्रेंड था। मसाले अपने उरूज पर थे, उनकी कीमतें आसमानों पर थी और ये जो ट्रेडिंग है इसके अंदर डच और फ्रेंच ट्रेडर्स जो है वो लीड कर रहे थे। तो बरतानिया को चीजें बहुत महंगे दामों में मिलती थी। इसी वजह से लंदन के अंदर जो है बड़े ट्रेडर्स इकट्ठे बैठते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन होती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशियली इंडोनेशिया से ट्रेड करने के लिए बनाई जाती है और पहला जो ये अपना सफर है वो इंडोनेशिया की ही तरफ करते हैं और अपना पहला ट्रेड जो है ये 3 साल के अरसे में अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट करते हैं। लेकिन फिर इंडोनेशिया में इनके जो राइवल्स होते हैं, इनके जो ओपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया डच और फ्रेंच ट्रेडर्स, ये उनको वहां से भगा देते हैं। जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस दौर में इन ट्रेडिंग कंपनीज के पास इस हद तक राइट्स थे कि ये अपनी आर्मी भी रख सकते थे, ये किसी इलाके को एक्वायर भी कर सकते थे, ये वहां पर अपना एम्पायर भी स्टैब्लिश कर सकते थे, ये अपना जुडिशियल सिस्टम भी लेके आ सकते थे। तो पूरी की पूरी मैनेजमेंट इनके हाथ में होती थी। तो जब इंडोनेशिया से ये ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो इनके राइवल्स जो है ताकत की बना पर इनको वहां से भगा देते हैं। तो 1608 के अंदर ये रुख करते हैं कहां का? ये रुख करते हैं इंडिया का। अच्छा, अब इंडिया ये आते हैं सूरत में। हेक्टर इनके पास जहाज होता है और विलियम हॉकिंस जो है उस जहाज पर आता है और जहांगीर शहनशाह जहांगीर से आके मिलता है। लेकिन पोर्तुगीज ट्रेडर्स जो है उस वक्त हिंदुस्तान पर जो है वो ट्रेड के मामले में अपनी मोनोपोली कायम कर चुके होते हैं और जहांगीर की तरफ से बिल्कुल भी जो है जो विलियम हॉकिंस हैं उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता कि वो जो है इनको ट्रेडिंग की इजाजत इस खित्ते में देंगे। तो ये मायूस होके इस जो है वो खित्ते से वापस चले जाते हैं। तो जब विलियम हॉकिंस वापस पहुंचते हैं और वापस पहुंचने के बाद ये दोबारा से अपने एक एम्बेसडर को भेजते हैं जिनका नाम जो है थॉमस रो होता है। थॉमस रो जो है इस खित्ते में हिंदुस्तान में 1615 के अंदर पहुंचते हैं और ये भी 3 साल की तगोदो के बाद 1618 में इजाजत लेने में कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद सूरत के शहर में इनकी फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है जो कि एक टेम्परेरी नेचर की होती है और वहां से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर देती है। अच्छा, इस सारी चीज की जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो यहां आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो 2 नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले 1608 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी। विलियम हॉकिंस जो है उस जहाज हेक्टर पर आएंगे और इनको इजाजत नहीं मिलेगी। उसके बाद दूसरा नाम थॉमस रो का है जो इंग्लिश एम्बेसडर होंगे और ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से ऑफिशियल मिशन पर आएंगे। लेकिन उनको भी 3 साल का अरसा लगेगा जहांगीर को, एम्परर जहांगीर को मनाते हुए और उसके बाद जो है 1618 के अंदर इनकी फैक्ट्री जो है एस्टैब्लिश करने के लिए इजाजत जहांगीर से लेते हुए। अब यही सारी इंफॉर्मेशन आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बिगिनिंग है वो सितंबर 24 1599 में होती है। उसके बाद दिसंबर 31 1600 को क्वीन एलिजाबेथ I की तरफ से इनको जो है इजाजत दी जाती है और कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स दिए जाते हैं। उसके बाद ये जैसे ही 1608 में इन हिंदुस्तान में पहुंचते हैं तो इनका जो जहाज होता है उसका नाम हेक्टर है। सूरत के मकाम पर ये आते हैं और इंडोनेशिया से फ्लॉप होने के बाद वहां से डच और फ्रेंच ट्रेडर्स की तरफ से इनको भगाए जाने के बाद ये इंडिया का रुख करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 1615 में किंग जेम्स I जो है थॉमस रो को भेजते हैं जहांगीर के पास, जिनको नेगोशिएशन के बाद 1618 में इजाजत मिलती है। अब देखें, एमसीक्यूज पर्सपेक्टिव से हर एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन चीजों को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करने के लिए आपको तमाम कैरेक्टर्स और तमाम ईयर्स का पता होना जरूरी है ताकि आप चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। इजाजत मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करना स्टार्ट करती है और मुख्तलिफ जो है वो सिटीज के अंदर सेटअप करना स्टार्ट करती है।
है और जैसे ही ये अपनी फैक्ट्रीज के थ्रू प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के ये किले तामीर करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें फोर्ट एसटी जॉर्ज मद्रास के अंदर कायम किया जाता है 1639 में। उसके बाद बॉम्बे को एक्वायर किया जाता है 1661 में, जब किंग चार्ल्स II की शादी जो है पोर्तुगीज प्रिंसेस कैथलीन के साथ होती है, तो जो है वो इंग्लैंड को एक रॉयल डॉवरी के तौर पे बॉम्बे की जो पोर्ट है वो दे दी जाती है और बाद में जो ब्रिटिश एम्पायर है वो इसी पोर्ट को लीज कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब आप देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश एम्पायर है उसकी बैकिंग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मौजूद है कि वो पोर्ट जो है वो लीज कर दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मद्रास के बाद एक दूसरी इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है वो आ जाती है जो बम्बई की सूरत में इनके पास है। उसके बाद ये कैलकटा का सिटी भी जो है ये वहां पर भी अपना एक फोर्ट बनाते हैं और उसको भी एक पोर्ट के तौर पे यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो इनके पास 3 इंपॉर्टेंट बेसिस जो है वो एक बड़ी तवील मेहनत के बाद आ जाती हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी इस प्रोग्रेस के दौरान ही एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। वो मिस्टेक ये होती है कि ये मुगल एम्पायर की अथॉरिटी को चैलेंज कर देते हैं। अथॉरिटी को चैलेंज किस तरह से किया जाता है कि जब औरंगजेब आलमगीर का दौर होता है, जब मराठा जो है उस एम्पायर की इन्फ्लुएंस को सप्रेस करने के लिए दक्कन में मौजूद होते हैं औरंगजेब आलमगीर, तो उसी दौरानिया में क्या होता है कि जो बंगाल के गवर्नर हैं, अब देखें बंगाल एक ऐसा इलाका था जो जरखेज था, जहां से बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया जा रहा था, किसकी तरफ से? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो वहां का जो गवर्नर है शाइस्ता खान, वो कौन होता है? वो औरंगजेब आलमगीर का पैटर्नल अंकल होता है, मामू होता है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी तरफ अपना रवैया खराब कर लेती है, टैक्सेस देने से इनकार करने लग जाती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो जोजिया चाइल्ड होता है, सर जोजिया चाइल्ड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने डायरेक्टर को ये लिखती है कि जो मुगल एम्परर्स हैं उनका रवैया हमारे तरफ बहुत खराब है और साथ साथ ये हम पर एडिशनल टैक्सेस इंपोज कर रहे हैं। साथ साथ जो शाइस्ता खान गवर्नर ऑफ बंगाल हैं वो औरंगजेब आलमगीर को ये लिखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो ट्रेडिंग के लिए अपना जो ड्यू टैक्स है वो भी अदा नहीं कर रहे और इनका रवैया भी बड़ा खराब है। इसी दौरानिया में जो सर जोजिया चाइल्ड होते हैं, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, वो शदीद गुस्से में आ जाते हैं जब वो अपने कंपनी के ऑफिसर्स के जो लेटर्स हैं वो पढ़ते हैं और वो ऑर्डर कर देते हैं अपनी कंपनी के ऑफिसर्स को कि मुगल एम्पायर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया जाए। और क्या होता है कि जंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब ये जंग स्टार्ट करने की अहमकाना हरकत ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से की जाती है 1686 के अंदर, तो इसका भरपूर जवाब दिया जाता है मुगल एम्पायर की तरफ से। वो इनकी एक इंपॉर्टेंट बेस बंबई को जो है उसका मुहासरा कर लेते हैं और ये मुहासरा 15 महीने तक वो जारी रखते हैं, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ताकत है वो ना सिर्फ बहुत कमजोर हो जाती है बल्कि इनकी तमाम फैक्ट्रीज पर भी मुगल एम्पायर कब्जा कर लेता है। नतीजतन ये जो है सुलह की तरफ जाते हैं और सुलह के लिए ये अपने 2 एम्बेसडर्स को जो है औरंगजेब आलमगीर की अदालत में भेजते हैं, जिनको बड़े ह्यूमिलेटिंग तरीके से ट्रीट किया जाता है। लेकिन मुगल एम्पायर की तरफ से एक बहुत बड़ी गलती कर दी जाती है, और वो गलती क्या कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को आप सप्रेस कर चुके थे, उनकी फैक्ट्रीज पर कब्जा कर चुके थे, तो आप उनको माफी ना देते, क्योंकि एक ऐसी कंपनी जो आपके खिलाफ जंग का आगाज कर रही है, तो मुस्तकबिल में अगर उसको मजबूत होने की इजाजत दी गई तो इसका मतलब यह है कि एम्पायर के लिए वो खतरा है। लेकिन एक गलती हुई औरंगजेब आलमगीर से और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर 1.5 लाख का जुर्माना लगाने के बाद उनको ना सिर्फ माफ कर दिया बल्कि तमाम फैक्ट्रीज, तमाम कैदी, तमाम जो उनके असासे थे वो उनको वापस कर दिए और उनकी जो ट्रेडिंग कैपेसिटी थी उनको उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा से मुगल एम्पायर की फर्मा बरदारी का वादा करते हुए उसने अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर दिया। अब इन्हीं चीजों की विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप यहां पर देख रहे हैं। यहां आप उस जंग को देख रहे हैं और यहां आप उन एम्बेसडर्स को एक ह्यूमिलेटिंग तरीके से मुगल कोर्ट में देख रहे हैं। इसी को अगर हम जो है डिस्कस करें तो आप देख रहे हैं कि ये जो चाइल्ड वॉर है या फर्स्ट एंग्लो मुगल वॉर जो कि 1686 से स्टार्ट होती है और 1690 में इसका इख्तिताम होता है, तो ये सर जोजिया चाइल्ड जो है उनके नाम पे इसको चाइल्ड्स वॉर भी कहा जाता है। तो सर जोजिया चाइल्ड की सुपरविजन में ही EIC जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक एग्रेसिव एटीट्यूड को ऑप्ट कर लेती है। मुगल टैक्सेस देने से ये रिफ्यूज हो जाती है और एक मोनोपोली जो है अपनी
कायम करने की कोशिश करती है। 1686 के अंदर किंग जेम्स टू जो है उनकी सरबराही में एक जंग का आगाज किया जाता है। अब आप देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को किसकी बैकिंग है, ब्रिटिश एम्पायर की बैकिंग है। तो इनडायरेक्टली ये लोग इस चीज का ख्वाब देख चुके थे। जब इन्होंने बड़े सगीर पाको हिंद में कदम रखे, इंडिया की दौलत को देखा, तो इनको अंदाजा हो गया कि अगर हम इस मुल्क को अपनी कॉलोनी बना लेते हैं तो हम अपने तमाम कर्जों से और तमाम मुश्किलात से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ इस चाइल्ड्स वॉर के अंदर किंग जेम्स टू की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी की जाने वाली बैकिंग और इसी तरीके से जो बम्बई की पोर्ट है उसको लीज पर डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी को देना, ये क्लियर एटीट्यूड शो कर रहा है कि मुस्तकबिल में अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अजाइम ट्रेडिंग से बढ़कर इस मुल्क को, इस खित्ते को कॉलोनी बनाने के भी थे। तो बहरहाल औरंगजेब आलमगीर जो है डिसाइसिवली इसको रिस्पॉन्ड करते हैं और तमाम की तमाम जो फैक्ट्रीज सूरत, पटना और ढाका के अंदर थी उसको कैप्चर कर लेते हैं। इसके साथ साथ ऑफिशियल्स को कैद कर दिया जाता है और याकूत खान जो है वो बम्बई की पोर्ट का और वहां पर मौजूद किले का मुहासरा 15 महीनों तक जारी रखते हैं। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपने डेलीगेट्स को भेजती है औरंगजेब की कोर्ट में 1690 के अंदर और अपनी गलती को तस्लीम करते हुए रहम की भीख जो है वो औरंगजेब आलमगीर से मांगती है। औरंगजेब आलमगीर जो है इनको माफ कर देते हैं। 1.5 लाख रुपए उस वक्त के दौर में इनके ऊपर कर्जा जो है इसके ऊपर जुर्माना आयद करते हैं और साथ साथ उनका जो मिलिट्री लीडर होता है उसको मुल्क से निकाल दिया जाता है, मुल्क बदर कर दिया जाता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको दोबारा से जो है अपना तमाम का तमाम जो ट्रेडिंग सेटअप था उसको स्टार्ट करने की इजाजत दे दी जाती है। अब इसी हार को ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं भूलती और इंतजार करती है। इंतजार किस चीज का करती है? मुगल एम्पायर के कलैप्स का। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 1717 के अंदर मुगल एम्पायर का कलैप्स स्टार्ट होता है और वो कलैप्स किस तरह से कि जब औरंगजेब आलमगीर की वफात होती है तो इतना बड़ा एम्पायर, इतना वसी एम्पायर, उसको एडमिनिस्टर करने की ना तो सलाहियत होती है किसी एम्परर के पास और ना ही उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। प्लस मुगल एम्पायर के पास अब उतने रिसोर्सेज भी नहीं होते क्योंकि मराठों के साथ दक्कन में इतना अरसा औरंगजेब आलमगीर लड़ते रहते हैं और उस लड़ने की वजह से, उस मुसलसल जंग की वजह से मुगल एम्पायर के पास अब रिसोर्सेज की कमी होती है, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर औरंगजेब आलमगीर के बाद कोलैप्स करना स्टार्ट कर देता है। इसी दौरानिया में कुछ और चीजें हैं जो मुगल एम्पायर को अंदर से कमजोर कर देती हैं और वो दो इन्वेडर्स हैं। सबसे पहले आपने नादिर शाह की इन्वेजन के बारे में सुना होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब शाहजहां का जो एक थ्रोन था, एक जो उसने अपने लिए तख्त बनवाया था, जिसको हमने तख्त ताऊस के बारे में डिस्कस किया था, उसका नाम तख्त ताऊस था। तो हमने डिस्कस किया कि नादिर शाह जब इंडिया को इन्वेड करता है तो तख्त ताऊस भी अपने साथ ले जाता है और इतनी लूट मचाता है कि अगले 2 साल तक वो अपने एम्पायर में किसी किस्म का टैक्स ही नहीं लेता अपनी आवाम से। तो सबसे पहले तो नादिर शाह की इन्वेजन होती है 1739 के अंदर और नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली 8 मुख्तलिफ हमले करता है और ये हमले जो है वो कुछ रिसोर्सेज के मुताबिक 1747 से लेके 1761 तक चलते हैं, 1761 तक चलते हैं और कुछ रिसोर्सेज 1767 भी आपको बताएंगे। लेकिन 1761 तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना, वो इसलिए कि 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके दरमियान होती है? दुरानी एम्पायर के दरमियान। दुरानी एम्पायर को कौन लीड कर रहा है? अहमद शाह अब्दाली। और इसकी लड़ाई किसके साथ होगी? इसकी लड़ाई मराठन एम्पायर के साथ होगी। मराठा एम्पायर के साथ अहमद शाह अब्दाली लड़ते हैं और 1761 में इसको एक बुरी तरह से इसको शिकस्त देते हैं और क्रश कर देते हैं मराठा एम्पायर को। तो अब इन दोनों की तरफ से जो इंडिया की इन्वेजन थी, इस वजह से भी जो मुगल एम्पायर है वो बहुत हद तक जो है कमजोर हो जाता है। और इसके साथ साथ जब नादिर शाह ने इंडिया को इन्वेड किया था तो इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला जो कि मुगल एम्परर थे उनको कैदी कर लिया था, उनको बंदी बना लिया था और उनकी तजलील की थी। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही होगी, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि हमने मुगल एम्पायर को पढ़ना स्टार्ट किया था, हमने बाबर से पढ़ना स्टार्ट किया, अकबर को डिस्कस किया, अकबर से पहले हमने हुमायूं को डिस्कस किया, अकबर के बाद हमने जहांगीर को डिस्कस किया, शाहजहां को डिस्कस किया, उसके बाद औरंगजेब आलमगीर को डिस्कस किया।
फिर हम अचानक से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ तो आए, लेकिन बाकी मुगल एम्परर्स जिनको हमने लेटर मुगल्स का नाम दिया था, जो 1707 से ऑनवर्ड थे 1857 तक, उनको हम क्यों डिस्कस नहीं कर रहे? तो अगर आप यहां गौर करें तो औरंगजेब आलमगीर के बाद मुगल एम्पायर और जो मुगल एम्परर्स थे उनकी ताकत ना होने के बराबर थी। बाज केसेस में तो ऐसा था कि ये दिल्ली तक महदूद हो चुके थे, और कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो दिल्ली जिस पर ये मुगल एम्पायर हुकूमत कर रहा होता है उससे भी इसको बेदखल कर दिया जाता है। जो आलम शाह टू हैं वो अपने दिल्ली के तख्त से भी महरूम हो जाते हैं और वो दर बदर फिरते रहते हैं। तो लेटर मुगल्स में जिनका रोल होगा उनको हम जरूर डिस्कस करेंगे, और जिनका रोल इंपॉर्टेंट नहीं है तो सिर्फ वो एग्जिस्ट करते हैं, यही सिर्फ आपने वो जो है वो अपने पास नोट डाउन कर लेना है। उनके नाम, उनकी सीक्वेंस, उनका रेन आपको याद करने की जरूरत नहीं। जैसे बहादुर शाह जफर हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इनका एक कलीदी किरदार था। इसी तरीके से शाह आलम टू का मैंने तस्करा किया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में सिर्फ ये पता होना चाहिए कि नादिर शाह ने इनको कैप्चर कर लिया था, और जब नादिर शाह ने इंडिया को इन्वेड किया तो ये मुगल एम्परर थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब यही सारी चीजें हम जो है वो स्लाइड की सूरत में देख लेते हैं कि औरंगजेब आलमगीर 1707 में जो है इस दुनिया से चले जाते हैं और एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। फिर नादिर शाह इन्वेड करता है 1739 के अंदर, और 20,000 सिविलियन जो है उनको कत्ल कर दिया जाता है और लूट मार मचाई जाती है। तख्ते ताऊस को अपने साथ ले जाते हैं, कोहिनूर हीरे को अपने साथ ले जाते हैं, और मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला को भी अपना कैदी बना लेते हैं। इसी तरीके से 1747 से 1761 या 67 के दरमियान अहमद शाह अब्दाली 8 मुख्तलिफ हमले करते हैं, और इन 8 हमलों के अंदर जो है बैटल ऑफ पानीपत भी शामिल है जो 1761 के अंदर लड़ी जाती है, जिसको हम आगे जाके MCQs की सूरत में भी डिस्कस करने वाले हैं। अब इसी चीज का फायदा उठाती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो बंगाल के सूबे पर फोकस करती है और अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाने की कोशिश करती है। अब इसी दौरानिया में उन्होंने जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज क्रिएट की थी, उन फैक्ट्रीज के गिर्द ना सिर्फ वो अपने किले बनाना स्टार्ट करते हैं, बल्कि उन किलों के अंदर और उसके करीब तोपें भी नस्ब कर देते हैं, जिस तरह से वो किसी फौज का किला हो, और साथ साथ जिस तरह से वो किसी फौजी मुहिम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। तो इसी चीज के खिलाफ जो है एक नवाब अपनी आवाज उठाता है, नवाब ऑफ बंगाल, जिसको हम जो है सिराजुद्दौला के नाम से जानते हैं, और जिसके साथ मीर जाफर का नाम एसोसिएट होता है। आपने 2 नाम अक्सर सुने होंगे, मीर जाफर और मीर सादिक। तो अगर आप ये लेक्चर पूरा सुनते हैं तो इन दोनों पर्सनैलिटीज के बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको पता चल जाएगा। तो बहरहाल कहानी आगे बढ़ती है, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिटिकल वैक्यूम देखती है कि मुगल एम्पायर कमजोर हो रहा है, बाहर से इन्वेडर्स आके इस खत्ते को लूट रहे हैं, क्योंकि उन लुटेरों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो एक लुटेरे के तौर पे एग्जिस्ट करती थी, तो मुख्तलिफ जो रीजनल पावर्स हैं वो एक्सपैंड करना स्टार्ट करती हैं। सिख भी एक्सपैंड करते हैं, मराठा जिसको जो है वो सप्रेस करके रखा था औरंगजेब आलमगीर ने, और बाद में अहमद शाह अब्दाली भी उनको एक बहुत बड़ा झटका देके जाता है, वो अपने आप को जो है एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से मुख्तलिफ रीजनल पावर्स उभर के आती हैं। तो बंगाल के खित्ते में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इंक्रीज करना चाहती थी, और इसीलिए इन्होंने किले बनाना स्टार्ट किए, जिसको अपोज किया सिराजुद्दौला ने। अब जब सिराजुद्दौला इसको अपोज करते हैं तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक किले के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, और चढ़ाई करने के बाद ना सिर्फ उस किले के ऊपर हमलावर होते हैं बल्कि वहां से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लेते हैं, जिस पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आग बगौला हो जाती है, और उसके बाद वो सिराजुद्दौला के खिलाफ ऐलान जंग कर देते हैं। अब इस वक्त जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कमांडर लीड कर रहा होता है जिसका नाम रॉबर्ट क्लाइव है। इसको आपने जरूर याद रखना है। रॉबर्ट क्लाइव एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिसका बहुत ही कलीदी किरदार है ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने में। तो बहरहाल जब ईस्ट इंडिया कंपनी ऐलान जंग करती है सिराजुद्दौला के खिलाफ, तो जंग लड़ी जाती है 1757 में। अब ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है जो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। अब इसका बैकग्राउंड पस मंजर आप समझ चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के दरमियान बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, रीजन क्या थी, और उसके बाद इस जंग का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन था। इसका मेन कैरेक्टर था मीर जाफर। अब जरा इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि 60 से 70 हजार की फौज के साथ सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला आवर होने आ रहा है, और बहुत से मौके तारीख में ऐसे रहे कि जब यहाँ के लोकल लीडर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को बासानी हरा सकते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत देखें कि इसके पास सिर्फ 3000 फौजी हैं, लेकिन इन्होंने एक स्ट्रेटेजी ऑप्ट की। इन्होंने मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का एक कमांडर था उसके साथ
ना सिर्फ हाथ मिलाए बल्कि उसको वादा किया कि आपको हम गवर्नर ऑफ बंगाल बना देंगे अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की आप सपोर्ट करें। तो जब दो टीम्स के दरमियान एक मैच हो और दूसरी टीम के कुछ प्लेयर्स आपके साथ मिले हुए हो तो बासानी एक काबिल टीम हार जाती है। वही सिराजुद्दौला के साथ हुआ कि इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद मीर जाफर की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला हार गया और ये जंग हारने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उसको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद मीर जाफर को उन्होंने एक रूलर के तौर पे बंगाल पर बिठाया और यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी की एक नई स्ट्रेटजी का आगाज हुआ और वो स्ट्रेटजी ये थी कि अब वो मुख्तलिफ गवर्नर्स को, मुख्तलिफ एम्परर्स को अपना पपेट रूलर बनाना चाहते थे ताकि वो अपनी मर्जी की पॉलिसीज बनवाएं और मैक्सिमम ट्रेड एग्जाम्पशंस जो है वो उसके ऊपर टैक्स एग्जाम्पशंस हासिल करें और ज्यादा से ज्यादा पैसे बटोरें। अब बैटल ऑफ प्लासी और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं इनके बारे में आपको पता चल गया। अच्छा, लेक्चर में मजीद आगे बढ़ते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे डिप्टी अकाउंटेंट को, FIA को या किसी भी और सीट के लिए जहां वन पेपर एग्जाम का सिलेबस इंक्लूडेड है और आप अपनी तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं, किसी सिंगल रिसोर्स से करना चाहते हैं, तो एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर पे आपको रिलाई करना चाहिए। ये एक ऐसी किताब है जो कॉम्प्रिहेंसिवली तमाम चीज़ों को कवर करती है। आपको लेक्चर्स भी इस किताब के अंदर प्रोवाइडेड हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि किताब को कैसे यूज़ करना है। मुख्तलिफ जगह पर QR कोड प्रोवाइडेड है जिससे सेल्फ असेसमेंट आप अपनी कर सकते हैं और इसके अलावा टू द पॉइंट और इंपॉर्टेंट मटेरियल ऐड किया गया है ताकि आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें। इस किताब को ऑर्डर करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और इसके साथ साथ आप हमारी टीम को सिंपली व्हाट्सएप पर एक मैसेज करेंगे तो इस किताब को ऑर्डर करने का प्रोसेस भी आपको बता दिया जाएगा। लाहौर में ये किताब उर्दू बाजार में अवेलेबल है इल्मी बुक हाउस पर और इसके साथ साथ मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर आप मार्केट में जाके इस किताब को बासानी ये पिक्चर दिखाने के बाद हासिल कर सकते हैं। अब इस किताब में क्या चीज़ें हैं, एक एक चीज़ को मैंने एक फीचर वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। आई बटन में उसका लिंक भी आपको नज़र आया होगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो ये किताब ओपन करके मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है कि ये किस तरीके से आपको फैसिलिटेट कर सकती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं सिराजुद्दौला और बैटल ऑफ प्लासी के हवाले से। अब यही पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी में जो है बंगाल का गवर्नर होता है, मीर जाफर जो है उसकी तरफ से गद्दारी की जाती है और 3000 का जो एक लश्कर है जो रॉबर्ट क्लाइव की सुपरविजन में आता है वो नवाब सिराजुद्दौला को ना सिर्फ हरा देता है बल्कि इसके बाद उनको कत्ल कर दिया जाता है और मीर जाफर को एक पपेट रूलर के तौर पे बिठा दिया जाता है गद्दी के ऊपर। अब इसके बाद क्या होता है कि मीर जाफर जो है उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी अब ये वादे करती है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ना सिर्फ टैक्स में एग्जाम्पशंस देंगे, उनकी ट्रेड मोनोपोली कायम करने में उनको हेल्प आउट करेंगे, बल्कि उनको स्टेट की तरफ से कुछ जुर्माना भी अदा किया जाएगा। देखिए, जब दो एम्पायर्स एक दूसरे के साथ लड़ते थे तो जो सरेंडर करता था वो जुर्माने की मद में जो जंग पर आने वाला खर्चा होता था वो अदा करता था। तो मीर जाफर ने भी कुछ इस तरह के वादे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किए हुए थे जिनको वो फुलफिल नहीं कर पाते और उसके बाद नतीजतन मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया जाता है, गवर्नर ऑफ बंगाल के तख्त से हटा दिया जाता है और मीर कासिम जो कि इनका दामाद होता है उसको बिठा दिया जाता है। अब मीर कासिम की जो शख्सियत है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बैटल ऑफ बक्सर में इनका एक अहम रोल है या उसको इनिशिएट करने में इनका अहम रोल है। तो मीर कासिम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और उसकी चालों से बहुत जो है वो बखूबी वाकिफ होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपना कैपिटल जो है वो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से थोड़ा दूर शिफ्ट करते हैं और उसके बाद ये खुली जंग का ऐलान कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। जंग में ऑब्वियसली इनको शिकस्त होती है, उसके बाद ये अवध के मकाम की तरफ जो है फरार हो जाते हैं और वहां मिलते हैं सिराजुद्दौला से। अब सिराजुद्दौला जो है ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली के साथ मिलकर मराठन एम्पायर को शिकस्त दी हुई होती है। इसके साथ साथ जो शाह आलम टू थे, शाह आलम टू भी इनके साथ मिल जाते हैं और ये तीनों लोग जो है एक बड़ा लश्कर तैयार करते हैं जो लश्कर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये बैटल ऑफ बक्सर जो है 1764 में लड़ी जाती है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कब लड़ी गई, तो 1764 के अंदर लड़ी गई। अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, वो तीन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज मैंने आपके साथ यहां पर शेयर कर दी हैं, लेकिन डायरेक्टली जो जंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है, जो जंग को लीड करता है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, वो नवाब ऑफ अवध सिराजुद्दौला होते हैं। अब इस जंग में भी अगर आप नंबर्स पर फोकस करें तो नवाब ऑफ अवध के पास 40,000 की फौज है और 7,000 की फौज ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। ईस्ट इंडिया कंपनी इस जंग को अप्रोक्सीमेटली हार चुकी होती है
और सिर्फ एक गलती की जाती है कि जो फतह की गूंज है वो पहले ही मैदान में आ जाती है कि हम जंग जीत चुके हैं, जिसकी वजह से जो सिपाही हैं, कमांडर्स हैं, वो अपने पोजीशंस को छोड़ देते हैं। इस मौके को गनीमत जानते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा से चढ़ाई कर देती है और बैटल ऑफ बक्सर में सिराजुद्दौला को, नवाब ऑफ अवध को हरा देती है। अब इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक चीज अंडरस्टैंड कर गई थी कि पपेट रूलर्स की जो फिलॉसफी है वो अब उनके लिए कारआमद नहीं है, लिहाजा वो ये चाहते थे कि बंगाल को डायरेक्टली एक रूलर के तौर पे अब वो रूल करें। तो इसके लिए उन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 के अंदर साइन की और ये ट्रीटी जो है शाह आलम II के साथ साइन की गई। इसमें दीवानी राइट्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए। अब दीवानी राइट्स से क्या मुराद है? दीवानी राइट्स से मुराद है कि अब बंगाल की एक गवर्नर की हैसियत ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, वो वहां से टैक्स भी कलेक्ट कर सकते थे, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते थे और डेफिनेटली जब वो वहां पर टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं और एक गवर्नर का स्टेटस हासिल कर चुके हैं तो अल्टीमेटली अब उन्होंने जो भी पॉलिसीज बनानी थी वो उन्हीं के फेवर में थी और इस तरह से उन्होंने मार्केट में ना सिर्फ ट्रेडिंग मोनोपोली की बल्कि उन्होंने इस हद तक बंगाल और यहाँ के लोगों को लूटा कि मुस्तकबिल में इस इलाके में कहत आ जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मार्केट पर मोनोपोली इस हद तक बढ़ जाती है कि 1769 के अंदर यहाँ पर एक कहत आ जाता है और तकरीबन कुछ फैक्ट्स के मुताबिक 3 मिलियन और कुछ फैक्ट्स के मुताबिक 10 मिलियन लोगों की जो है वो मौत हो जाती है और ये मौत उस कहत से होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जबरन वहां के लोगों से इतना टैक्स वसूल करती है, अपनी प्रोडक्ट्स खरीदने पर उनको इस हद तक मजबूर करती है कि लोग भूखमरी से जो है वो इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। अब यही सारी चीजें आपको जो है इस स्लाइड में नजर आ रही हैं जिसमें बैटल ऑफ बक्सर, मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध और शाह आलम की बात की जा रही है। इसी तरीके से दीवानी राइट्स कब दिए गए थे या किस ट्रीटी के तहत दिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 1765 की डेट आपने याद रखनी है और 1770 या 1769 के अंदर जो है वो कहत आता है बंगाल के सूबे में। उसके बाद तीसरा एस्पेक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि मैसूर की सल्तनत जो है एक राइजिंग एम्पायर के तौर पे सामने आती है और हैदर अली जो है वो यहाँ के जो है एम्परर होते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट में जाते हैं। हैदर अली और इनका बेटा टीपू सुल्तान ये एक ऐसी आर्मी तैयार करते हैं जो 40 से 50 हजार लोगों पर मुश्तमिल होती है और इस हद तक इक्विप्ड होती है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्टली टक्कर ले सकती है और उसी लेवल पर डिसिप्लिन्ड आर्मी होती है। अब मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको फ्रेंच ट्रेडर्स के बारे में बताया था, तो फ्रेंच ट्रेडर्स जो है इस वक्त इस खित्ते में मौजूद होते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने आप को एक्सपैंड करने की और एक सिंगल प्लेयर के तौर पे एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही होती है। तो फ्रेंच ट्रेडर्स बैक कर रहे होते हैं उन तमाम लोगों को जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रहे होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्ट्रेटजी में यह भी शामिल था कि वो लोकल प्लेयर्स को एक दूसरे के साथ लड़वाते थे। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही इस खित्ते में इंट्रोड्यूस की थी। तो बहरहाल टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली सल्तनत ऑफ मैसूर की सूरत में एक रेजिस्टेंस साबित होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और काफी हद तक ये भी इनके साथ लड़ते हैं। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान जो है एक बड़ा लंबा अरसा जो है वो इनके साथ इन कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं और एट द एंड आपके लिए याद रखना ये जरूरी है कि मराठों को और निज़ाम ऑफ हैदराबाद को इकट्ठे मिलाने के बाद ये श्रृंगापट्टनम या मैसूर की सल्तनत पर जो है वो हमला आवर होते हैं। मल्टीपल टाइम्स अपनी एफर्ट्स पुट करती है ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद अगेन वही स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है जो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के खिलाफ बैटल ऑफ प्लासी में यूज की थी। वो स्ट्रेटजी क्या थी कि आप गद्दारों को अपने साथ मिला लें। और टीपू सुल्तान का गद्दार कौन था? टीपू सुल्तान का गद्दार था मीर सादिक। तो मीर जाफर को तो हमने डिस्कस कर लिया। तो टीपू सुल्तान का गद्दार मीर सादिक जो है टीपू सुल्तान के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट साबित होता है और उसी की गद्दारी की वजह से 1799 में मई 1799 में जो है वो टीपू सुल्तान को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कत्ल कर दिया जाता है। तो अब ये एक फेमस कोट जो है आपको अक्सर आपने सुनी होगी कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। तो ये उसी वक्त टीपू सुल्तान ने कही थी और ये टीपू सुल्तान के साथ ही एसोसिएटेड है। तो इस तरीके से 1799 के अंदर जो आखिरी रेजिस्टेंस होती है सल्तनत ऑफ मैसूर की सूरत में या टीपू सुल्तान की सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, उसको भी रास्ते से हटा दिया जाता है। अब टीपू सुल्तान के खिलाफ किसको यूज किया गया था? मराठों को यूज किया गया था। टीपू सुल्तान के खिलाफ निजाम ऑफ हैदराबाद को यूज किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी इसके बाद इन दोनों एम्पायर्स को भी हरा देती है और बुरे तरीके से शिकस्त देने के बाद इनके इलाकों पर
भी कब्जा जमा लेती है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती है। इससे मुराद ये है कि किसी भी खित्ते में, किसी इलाके में जब एम्परर मर जाएगा और उसका कोई वारिस नहीं होगा तो वो इलाका ऑटोमेटिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था। अब वो एक ट्रेडर से एक रूलर की तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को शिफ्ट करना स्टार्ट करती है और इसके बाद वो सिखों को भी हराती है और वो सिंध पर भी जो है अपना कब्जा जमाती है। तो इस तरीकाकार से पूरे इलाके को, पूरे एम्पायर को जो है, पूरे हिंदुस्तान पर जो है अपना ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा जमा लेती है। और दोबारा से एक रेजिस्टेंस आती है बैटल ऑफ प्लासी के 100 साल बाद, और ये रेजिस्टेंस जो है तमाम लोकल लोग एक दूसरे के साथ मिलने के बाद बहादुर शाह जफर को अपना लीडर मुंतखब करते हैं, या बहादुर शाह 2 को अपना लीडर मुंतखब करते हैं और वो इसको लीड करते हैं। लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी। उस वक्त तक तमाम चीज़ें, तमाम जो सर्कमस्टांसेस थे वो यहाँ के लोकल लोगों के हाथ से निकल चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी रिसोर्सेज में और नेटवर्क में एक बहुत मजबूत जो है वो एम्पायर क्रिएट कर चुकी थी। और जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, जो 1857 में 100 साल बाद, यानी कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, उसके एग्जैक्ट 100 साल बाद ये लड़ी जाती है और इसमें बुरी तरह से जो है वो शिकस्त दे दी जाती है। बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया जाता है और इनके तमाम लीगल एयर्स को कत्ल कर दिया जाता है। और इसके बाद 1857 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहता है। और 1857 में आपने एक चीज़ और इसको जो है वो इंपॉर्टेंट नोट करनी है कि 1858 में क्या होगा। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी को नेशनलाइज कर दिया जाएगा और ब्रिटिश राज जो है इंडिया को टेकअप कर लेगा और यहाँ पर ऑफिशियली ब्रिटिश राज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो 1874 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन 1858 में इसको नेशनलाइज कर दिया जाता है और ब्रिटिश राज का आगाज़ होता है। अच्छा, ये अब आप अपनी स्क्रीन पर वो स्लाइड देख रहे हैं जिसमें तमाम की तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें जो प्रीवियसली हमने इस पिक्चर में देखी हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है। आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं इनको। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर इस्टेब्लिश होती है। उस वक्त डेफिनेटली जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं उनके पर्पज़ में एक पर्पज़ पोशीदा ये भी होता है कि जहां ये जाएंगे ये कॉलोनीज बनाएंगे। लेकिन इतने बड़े इलाके को, सोने की चिड़िया को इन्होंने अपनी कॉलोनी किस तरह से बनाया। यहां पर लोकल रूलर्स और आपस के इख्तलाफ की वजह से जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उसमें सबसे बड़ा इन्वेडर ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बना, इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं उन MCQs को जो कि इस टॉपिक से रिलेट करते हैं। अच्छा, तमाम के तमाम बुलेट पॉइंट्स जो कि एक सीक्वेंस में अरेंज होंगे मैं आपके साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक काम ना करे तो यहाँ इस नंबर पर सिर्फ एक मैसेज कीजिए, कम्युनिटी लिख के आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। उस कम्युनिटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लेक्चर के बाद प्रिपरेटरी मटेरियल फौरन आपको मिलेगा, अपडेट्स मिलेंगी, तो आप अप टू डेट रहेंगे। वैसे तो स्टूडेंट्स को मैं कहता हूं कि ये जो MCQs अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इतना तवील आपके साथ उस टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है, तो MCQs तो आप खुद ही आंसर कर सकते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि MCQs को भी आप ही आंसर कर दें। तो ये MCQs यहाँ ऐड करने का मतलब क्या है कि आपकी असेसमेंट हो, तो असेसमेंट वाले MCQs को, टेस्ट वाले MCQs को अगर मैं खुद ही सॉल्व कर दूंगा तो फिर उसका फ़ायदा तो नहीं होगा। तो 1757 में ब्रिटिश एम्पायर को इस्टेब्लिश करने के लिए कौन सी जंग हुई थी जो कि एक डिसाइसिव नेचर की जंग थी। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद इन विच ईयर डिड बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस, तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कब हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को किस एम्परर ने, किस रूलर ने दिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। अच्छा, मुर्शिदाबाद से मुंगेर की तरफ कैपिटल किसने शिफ्ट किया था, मीर कासिम ने शिफ्ट किया था। मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको बताया कि मीर जाफर के सन इन लॉ थे मीर कासिम, जिनको जब एक पपेट रूलर के तौर पर बिठाया गया तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी और सबसे पहला स्टेप इन्होंने मुर्शिदाबाद से अपना कैपिटल शिफ्ट किया मुंगेर, जो कि मुगलों की तरफ से बनाया हुआ एक किला था। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अच्छा, अब मुख्तलिफ किस्म की लेजिस्लेशंस भी की गई थी इस खित्ते के लिए और मुख्तलिफ लोगों को गवर्नर जनरल के तौर पे प्रोविंस के और पूरे इंडिया के गवर्नर जनरल के तौर पे अपॉइंट किया गया था। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, इसके बारे में आपने सर्च करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ विच स्टेट ड्यूरिंग हिज वॉर्स विद
द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये आपकी असेसमेंट के लिए एमसीक्यूज है कि टीपू सुल्तान जो है वो किस स्टेट के रूलर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान किंगडम वाज। तो टीपू सुल्तान के किंगडम का कैपिटल कौन था? श्रीरंगपट्टनम था। उसके बाद हु इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मैंने एक्सप्लेन तो किया कि ये क्या था, किसने इंट्रोड्यूस करवाया, इसको आपने सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। देखिए कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा, आपको नहीं समझ आ रहा, आप पूछ सकते हैं, और इन केस आपको आंसर का नहीं पता चल रहा तो आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की तरफ से पावर्स ट्रांसफर हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन की तरफ। उसके बाद द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया आफ्टर 1858 वाज। अब 1858 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है इंडिया को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज की पोस्ट को इंट्रोड्यूस करता है। तो पहले वाइसरॉय जो है वो कौन थे, आपने सर्च करना है, लॉर्ड कैनिंग थे। वैसे मैं आपको बता देता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आप प्रिपरेटरी मटेरियल को एक्सेस करना चाहते हैं तो mcqs.learnerpakistan.com की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि तमाम की तमाम अपडेट्स और जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपके साथ हम बर वक्त शेयर कर सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।